Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about level of prevention of the disease. These are of four types: primordial, primary, secondary and tertiary. तो इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में, एंड एग्जामिनर इसमें एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछता है. एंड ये फोर लेवल ऑफ प्रिवेंशन के जो नेम हैं आपको चॉइस में दिया होता है. मीन्स जो प्राइमरी, प्राइमोडियल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये चॉइसेस में होते हैं एंड एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ दीज. एंड मैं उन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी जो अभी तक इंडिया के सारे एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे गए हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज. तो when do we apply primordial level of prevention? It is applied before emergence of risk factor. यानी कि रिस्क फैक्टर को भी आप रोक सको तो डिजीज नहीं होगा. मीन्स रिस्क फैक्टर नहीं है तब हम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं उसे हम प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं. ओके तो इफ हम कोरोनरी हार्ट डिजीज को ही देखें तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म. तो इफ आई टेल यू डू नॉट स्टार्ट स्मोकिंग, डू नॉट स्टार्ट अल्कोहलिज्म, देन आप शायद कोरोनरी हार्ट डिजीज को रोक पाओ लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में. ओके तो ये हो जाएगा प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. एंड मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि डू नॉट स्टार्ट स्मोकिंग, डू नॉट स्टार्ट अल्कोहलिज्म. तो ये क्या है? ये है हेल्थ एजुकेशन. सो इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन हो गया हेल्थ एजुकेशन. तो प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर can prevent the disease. This is known as प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन. सपोज कोई ऑलरेडी स्मोकर या अल्कोहलिक है 4 और 5 ईयर्स से, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते ना उसको कि डू नॉट स्टार्ट स्मोकिंग, डू नॉट स्टार्ट अल्कोहलिज्म, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहा है. बट अगर अभी डिजीज नहीं हुई, इफ़ कोई आदमी 5 ईयर्स से स्मोकिंग कर रहा है एंड उसको अभी तक कोई डिजीज़ नहीं हुई है, तो अब हम उसे रोकने की कोशिश अभी भी कर सकते हैं. सो दिस इज नोन एज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. So by definition, primary level is applied when risk factor are present, but luckily no disease yet. Means disease अभी नहीं हुई है तो risk factor तो है, लेकिन अभी भी हम कोई इंटरवेंशन करके शायद कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर जो भी डिजीज के रिस्क फैक्टर हैं उनमें हम कोई इंटरवेंशन करके कोई भी आउटकम को रोक सकते हैं. ओके सो लेट्स सी द थर्ड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सपोज आज आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और उसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज के साइन सिम्टम दिख रहे हैं. तो अब डिजीज तो स्टार्ट हो चुकी है ना. सो अब आप उसकी बॉडी में कोरोनरी हार्ट डिजीज को रोक तो नहीं सकते क्योंकि उसको तो डिजीज हो गई है ऑलरेडी. तो अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. So secondary level of prevention is applied when the disease has possibly started in the body. Okay, so अब आप डायग्नोसिस करो और ट्रीटमेंट करो. सो फोर्थ सिचुएशन है, एक पेशेंट क्लिनिक में आकर कहता है सपोज कि मुझे पिछले 2 साल से कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है. मीन्स डायग्नोसिस तो ऑलरेडी हो चुकी है और 2 साल से कोरोनरी हार्ट डिजीज अगर वो कहता है पेशेंट, इसका मतलब तो वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होगा. मीन्स सेकेंडरी लेवल तो ये होगा नहीं. सो इफ़ वो कहता है आई एम कोरोनरी हार्ट डिजीज केस सिंस लास्ट 2 ईयर, तो ऑलरेडी हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट पर हो. तो अब आप सेकेंडरी लेवल तो अप्लाई कर नहीं सकते हो. तो अब हम इसे शिफ्ट करेंगे टर्शियरी लेवल की तरफ, जहाँ पे हमारा पूरा फोकस होगा कि कैसे हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करें, कैसे हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें. सो टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइड व्हेन डिजीज इज ऑलरेडी प्रेजेंट, वी ऑल नो, बट इट इज़ इन प्रोग्रेशन. मीन्स डिजीज तो प्रेजेंट तो है लेकिन साथ में क्या प्रोग्रेशन में है, और इट इज़ ओवर इन द बॉडी विदाउट सिक्वेल. तो आपको ये डेफिनेशन समझनी है. प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इजी है, काफ़ी इजी है समझना इफ़ आप इसे सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हो. सो रिस्क फैक्टर पहले से है, पहले से रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो कौन सा होगा? प्राइमरी. बट रिस्क फैक्टर से पहले कौन सा होगा? प्राइमोडियल. अगर रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमोडियल, रिस्क फैक्टर के बाद प्राइमरी. डिजीज के अर्ली पार्ट में, डिजीज अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है तो उसे वो हो जाएगा सेकेंडरी, एंड डिजीज के लेटर पार्ट में वो हो जाएगा टर्शियरी. तो अब हम इन लेवल्स को अचीव कैसे करते हैं
वो भी एग्जाम में डिटेल में पूछा जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ इंटरवेंशन। सी वैसे तो प्राइमोर्डियल लेवल जो है उसका कोई पार्टिकुलर मोड नहीं होता है, बट कभी कभी हम यूज़ करते हैं इसमें हेल्थ एजुकेशन, या जिसे हम हेल्थ प्रमोशन भी कह सकते हैं। बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों के दो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। सो मोड्स ऑफ इंटरवेंशन ऑफ प्राइमरी लेवल, इट इज हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ओके एंड इसी तरह से इफ डिजीज बॉडी में स्टार्ट हो चुकी है तो मोड ऑफ इंटरवेंशन जो सेकेंडरी लेवल में होगा, इसमें होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन ऑफ टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इट इज डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये मैट्रिक्स आपको याद रखना है और समझना है। सो नाउ इफ एग्जामिनर कोई भी एग्जाम्पल दे, आप डेफिनेशन अप्लाई करो एंड बाकी जो 3 लेवल्स हैं उनको रूल आउट कर दो, एंड जो लेफ्ट जो 4th लेवल जो भी बच जाएगा वो क्या होगा, वो आपका आंसर 100% करेक्ट होगा। सी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट को प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप क्वेश्चन को अगेन रीड करो। इफ रिस्क फैक्टर अब्सेंट है तो प्राइमोर्डियल, एंड इफ रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है देन वो प्राइमरी आंसर होगा। ओके सी एग्जाम में टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को आइडेंटिफाई करना ना सबसे इजी होता है, बट कभी कभी डेफिनेशन यूज करने के बाद भी स्टूडेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इफ डेफिनेशन हेल्प नहीं कर रही है ना, तो एक और डिफरेंस है जो कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगा, एंड वो है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैन प्रिवेंट द डिजीज और आउटकम, बट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कैन नॉट प्रिवेंट द डिजीज और आउटकम। तो इफ आपके डेफिनेशन, आप जो डेफिनेशन है उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप दोबारा रीड करो क्वेश्चन को। इफ आपको लगता है कि आउटकम को रोका जा सकता है, मीन्स जो डिजीज है ना उसको रोका जा सकता है किसी चीज से इंटरवेंशन करके, तो वो होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड इफ आपको लगता है कि उस डिजीज के आउटकम को हम नहीं रोक सकते हैं तो वो होगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके नाउ क्लियर। सी इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो आता है वो क्वेश्चंस वैक्सीन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिजल्स वैक्सीन को आप देखो। सी जनरली हम मिजल्स वैक्सीन का फर्स्ट डोज कब देते हैं, 9 मंथ की एज पर देते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है, इफ मिजल्स वैक्सीन एट 9 मंथ ऑफ एज इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आप कौन सा आंसर मार्क करोगे, तो आपको सिर्फ फिर से डेफिनेशन अप्लाई करना है। सी ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी तो होगा नहीं, बिकॉज डिजीज तो अभी हुई नहीं है। आप 9 मंथ पे मिजल्स वैक्सीन दे रहे हो, उस टाइम में मिजल्स डिजीज तो नहीं हुई है। सो हमें डिजीज को रोकना है, वैक्सीन का काम ही है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। सो अब प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी में से रूल आउट आपको करना है, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी तो रूल आउट हो गया है। तो मिजल्स वैक्सीन को आप कभी भी 6 मंथ से पहले तो देते नहीं हो, बिकॉज 6 मंथ से पहले न्यूबॉर्न की बॉडी में मैटरनल एंटीबॉडीज होती है ना जो मिजल्स नहीं होने देती हैं। तो इफ़ आपने 6 मंथ के एज से पहले वैक्सीन दिया तो क्या होगा, वैक्सीन में मैटरनल एंटीबॉडी की इंटरफेरेंस होगी एंड वो वैक्सीन के एंटीबॉडी को डेवलप ही नहीं होने देगी। तो वैसे भी 6 मंथ से पहले मिजल्स हो ही नहीं सकता, तो मिजल्स वैक्सीन देकर कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। और 6 मंथ के बाद जब मैटरनल एंटीबॉडी कम होने लगती है ना, तो वो धीरे धीरे जाके 9 मंथ पे ये मैटरनल एंटीबॉडी 0 हो जाती है। नाउ चाइल्ड इज ससेप्टेबल टू मिजल्स। तो एट द एज ऑफ 9 मंथ चाइल्ड जो है वो मिजल्स से ससेप्टेबल हो जाता है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव द मिजल्स वैक्सीन। तो यही बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पे हम मिजल्स वैक्सीन देते हैं। तो मिजल्स वैक्सीन 9 मंथ पर देते हैं, उसका रीज़न है कि उस टाइम पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। ओके सो दिस इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि रिस्क फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता तो होता ना प्राइमोर्डियल, तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है क्योंकि 9 मंथ पे बेबी जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है मिजल्स के लिए। तो ये होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सी आपसे पूछा जाए कि मिजल्स वैक्सीन एट 9 मंथ ऑफ एज इज हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो ये क्या होगा, तो इट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बिकॉज मिजल्स वैक्सीन से स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलेगी ना, ओनली मिजल्स डिजीज के लिए, मिजल्स डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलेगी। सी
किसी और डिजीज के अगेंस्ट में तो नहीं मिल रही है ना, तो ये होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सी वैक्सीन जनरली हम देते हैं डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, एंड वैक्सीन मोस्टली तभी दी जाती है जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। सो ऑल वैक्सीन बाय डिफॉल्ट आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल लाइक बीसीजी वैक्सीन। अगर आप देखो तो ये बर्थ पे देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज इंडिया में सीवियर फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का रिस्क काफ़ी हाई है। सो रिस्क प्रेजेंट है तो ये भी प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा ना। ओके तो इसी तरह से डीपीटी को देख लो आप, डीटी, टेटनस टॉक्सवाइड, तो ये सारे वैक्सीन जो है हम तभी देते हैं ना जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। ओके तो टेटनस टॉक्सवाइड को ही अगर आप देखो तो क्या रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है? इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से इंजरी का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, तो टेटनस टॉक्सवाइड हम देते हैं। तो ये भी हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये जो होता है ना स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है फॉर द टेटनस। सो लेट्स सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सी इफ़ आप अपने मेडिकल कॉलेज के क्लास में देखो तो मैक्सिमम को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है ना वो मिला होता है। क्यों मिला होता है? बट जनरल जो पॉपुलेशन होता है ना उसमें हेपेटाइटिस बी की जो कवरेज होती है वो काफ़ी कम होती है। तो जिस वैक्सीन की कवरेज जनरल पॉपुलेशन में कम है वो आपके मेडिकल फील्ड में जो है ना वो क्यों ज़्यादा है? बिकॉज आपके पास हेपेटाइटिस बी का रिस्क फैक्टर है। आप एक डॉक्टर हो या फिर अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो तो क्या होगा, आपके जो आपको ब्लड सैंपल लेना होता है पेशेंट से, नीडल प्रिक से इन्फेक्शन हो सकती है। तो इंडिया के मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को एंट्री के बाद ही हेपेटाइटिस बी का शॉट लगाया जाता है, बिकॉज दे आर एट रिस्क। सो डॉक्टर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है इनको। ओके सो रिस्क इज प्रेजेंट, डिजीज हैड नॉट येट टेकन प्लेस। रिस्क तो है लेकिन डिजीज नहीं है। हेपेटाइटिस वी इज ऑल्सो ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसलिए ये भी हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड इट इज व्हाट इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन हियर? तो इसमें भी मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा? ये होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देगी। नाउ सी रेबीज वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर मीन्स एक्सपोजर के बाद इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो रेबीज वैक्सीन हम पोस्ट एक्सपोजर तभी देते हैं जब किसी को डॉग बाइट हो। तो डॉग बाइट एक रिस्क फैक्टर है ना, एंड उससे रेबीज डिजीज हो सकता है डॉग बाइट से। सिम डिजीज अभी हुई नहीं है लेकिन डॉग बाइट से डिजीज तो हो सकता है, तो डॉग बाइट के बाद भी रेबीज का रिस्क फैक्टर तो आ गया। तो रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, डिजीज हैज नॉट येट टेकन प्लेस। सो रेबीज वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर विल बी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मीन्स पोस्ट एक्सपोजर भी होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एंड सी रेबीज को हम प्री एक्सपोजर भी यूज करते हैं, तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा? ये भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो प्री एक्सपोजर आप देखो, सी क्लिनिकली आप थोड़ा सोचो इसको कि रेबीज वैक्सीन प्री एक्सपोजर जो है ना वो किसको इसकी नीड होती है? वेटनरी डॉक्टर्स को होगी, डॉग हैंडलर्स को होगी, मंकी कैचर, जू कीपर, इन सब को होगी ना। अदर जनरल पॉपुलेशन को तो नहीं नीड होती है, बिकॉज इनमें रिस्क ज़्यादा है। तो शायद डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, तो ये भी होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, बिकॉज प्री एक्सपोजर भी इन सब में जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, डॉग हैंडलर्स हैं, मंकी कैचर हैं या जू कीपर हैं, इनमें रिस्क तो ऑलरेडी है। सो रेबीज वैक्सीन प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर बोथ विल बी प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो लेट मी रिपीट द रूल अगेन। वैक्सीन चाहे आप प्री एक्सपोजर यूज़ करो या पोस्ट एक्सपोजर यूज़ करो, ये तभी हम यूज़ करते हैं जब रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो। बट इस रूल में एक्सेप्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकुलर वैक्सीन है जिसका यूज़ ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट में किया जाता है, एंड वो वैक्सीन है बीसीजी। ओके सो इट इज़ अ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सी क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है कि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब डिजीज़ प्रेजेंट हो। तो डिजीज़ प्रेजेंट है, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो होगा सेकेंडरी लेवल। सो वैक्सीन बीसीजी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैडर कैंसर इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
बट इफ सिर्फ बीसीजी वैक्सीन पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा, तो बीसीजी का मेजर जो पर्पस होता है ना वो होता है प्रिवेंशन ऑफ सीवियर फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सो इट्स ए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो इस रूल में मैं कह सकती हूँ कि ऑल वैक्सीन्स इंक्लूडिंग बीसीजी आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन except when BCG is used for the treatment of bladder cancer, it become secondary level of prevention. Okay, secondary level of treatment. So let's see what about contraceptives. Contraceptives क्या है? So condoms को अगर आप देखो तो condoms are used for prevention of HIV. इसका यूज जनरली HIV प्रिवेंशन के लिए होता है या फिर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए. So this is which level of prevention? तो डिजीज तो नहीं हुई है ना यहाँ पे, so ये सेकेंडरी टर्सरी तो होगा नहीं क्योंकि डिजीज नहीं हुई है. सी कंडोम का काम है डिजीज को रोकना, STDs को, सो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा क्योंकि जब रिस्क फैक्टर ऑफ HIV प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करता है ना, बिकॉज ये ओनली HIV एंड अदर STDs के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है. इसी तरह से कंडोम का यूज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कंडोम का यूज़ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए भी करते हैं तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी ही होगा क्योंकि जो आउटकम है प्रेगनेंसी उसको ये रोकने काम करता है. तो आउटकम जो प्रेगनेंसी है वो रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर की तरह एक्ट करेगा एंड इसको ये कंडोम रोकने की काम करता है. तो ये क्या हो गया, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. इनफैक्ट कंट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड ओनली व्हेन रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट. सो आपसे कोई भी कंट्रासेप्टिव पूछा जाए, कोई भी कंट्रासेप्शन, OCPs, कंबाइंड OCPs, IUDs, स्टेरिलाइजेशन, ये सब प्राइमरी लेवल स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है बिकॉज ये तभी यूज होते हैं जब रिस्क फैक्टर प्रेगनेंसी या फिर कंडोम जैसे जब रिस्क फैक्टर STD या HIV प्रेजेंट होता है. So we can say that majority of the vaccine and majority of the condoms, majority of the vaccine and majority of the contraceptives by default comes under primary level specific protection. Okay, बट इसमें भी एक्सेप्शन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कंबाइंड OCP इन PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज. हमें ऑब्स एंड गायनी के नॉलेज से पता है कि कंबाइंड OCP जो होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरह काम करता है. सो दे आर द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्योंकि यहाँ ट्रीट करते हैं PCOD में OCP से ट्रीटमेंट का काम करते हैं. सो हेयर ट्रीटमेंट इज द मोड ऑफ इंटरवेंशन. तो इफ आपसे एग्जाम में ओनली कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पूछा जाए तो मेजर पर्पस इसका होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो हो जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. बट जब आपसे पूछा जाए कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इन PCOD तो इसका मेजर पर्पस होता है ट्रीटमेंट. सो ये बन जाएगा सेकेंडरी लेवल एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन हियर ट्रीटमेंट हो जाएगा. सो वी कैन सी दैट ऑल कंट्रासेप्टिव्स आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन including OCPs except when they are used in the treatment of PCOD where they become the secondary level of prevention. Okay, let's see the example of secondary level of prevention of the disease. See, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से एक और क्वेश्चन आया था, स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. सी, ये प्राइमोडियल या प्राइमरी तो नहीं हो सकता बिकॉज ये डिजीज़ को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है. यहाँ पे आप स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन कर रहे हो तो इससे तो डिजीज़ तो नहीं रोक सकते हो ना. तो आप स्पुटम स्मीयर क्यों कर रहे हो, टीवी के केसेस को फाइंड आउट करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस को फाइंड आउट करने के लिए. तो आप स्पुटम स्मीयर जो है ना वो किसकी करते हो, जिनको कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स हो, मीन्स डिजीज हैज़ पॉसिबली स्टार्टेड इन द बॉडी, हो सकता है शायद डिजीज स्टार्ट हो गई हो बॉडी में. सो वी आर यूजिंग इट एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट. हम इसका क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड यहाँ पे मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होगा, डायग्नोसिस. आपको पता है ना कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 2 मोड्स ऑफ इंटरवेंशन होते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक एंड दूसरा होता है थेरेप्यूटिक मीन्स ट्रीटमेंट के लिए. तो इसमें 100% गारंटी नहीं है कि डिजीज़ मिलेगा ही पेशेंट को. इसलिए सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन का डेफिनेशन कहता है कि डिजीज़ हैज़ पॉसिबली स्टार्टेड. अब जाके देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है उसमें लिखा है पॉसिबली वर्ड, पॉसिबली मीन्स शायद,
ओके। सो इफ डिजीज स्टार्ट हो गई तो हमें क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर का काम है कि वो डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम से एग्जाम्पल चेंज करता रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सो नाउ सी पेरीफेरल ब्लड स्मीयर फॉर द मलेरियल पैरासाइट। ओके, तो ये आप मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए करते हो। इफ प्लाज्मोडियम मिलेगा तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी लेवल ऑफ डायग्नोसिस। तो आप हर पेशेंट जो भी ओपीडी में आता है उसकी तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर नहीं करते हो ना, सारे पेशेंट की। आप उसी पेशेंट का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराते हो जिसमें फीवर की हिस्ट्री हो। सो पॉसिबली डिजीज हैज स्टार्टेड, शायद डिजीज स्टार्ट हो गई इन द बॉडीज। ओके, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। तो इफ कोई सिम्टम मिलता है तो डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम जो भी टेस्ट यूज करते हैं ना, वो सारे क्या होंगे, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। ओके, सो अब देखो चेस्ट एक्सरे फॉर न्यूमोनिया, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड यहाँ पे मोड ऑफ इंटरवेंशन डायग्नोसिस होगा। तो इफ आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लगता है कि किसी बेबी को न्यूमोनिया हो सकता है, देन आप उसे एक्सरे के लिए भेजते हो ना, ताकि आप जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म कर सको। ओके, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ब्लड कल्चर फॉर द टाइफाइड, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सी इसमें इसे हम एक पैप स्मीयर से कंपेयर करते हैं। तो पैप स्मीयर क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। तो आपको जब भी कंफ्यूजन हो ना, रिमेंबर मैं बता रही हूँ कि प्राइमरी कैन प्रिवेंट, सेकेंडरी कांट प्रिवेंट द डिजीज। मीन्स प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो होगा वहाँ तक आप डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो, बट सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से डिजीज को नहीं प्रिवेंट करते हो, आप उसमें ट्रीटमेंट दे सकते हो, फिर डिजीज को डायग्नोज कर सकते हो। तो इफ आप किसी फीमेल का पैप स्मीयर रेगुलरली करते हो तो क्या उसकी बॉडी में सर्वाइकल कैंसर को आप रोक सकते हो, जो पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट से? नहीं, रोक तो नहीं सकते। ये पैप स्मीयर करते हो अर्ली डायग्नोसिस के लिए ना, बिकॉज इफ आप उसे अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर पाते हो तो अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हो एंड उससे बेटर प्रोग्नोसिस, बेटर सर्वाइवल होगा। सो पैप स्मीयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सी स्क्रीनिंग वर्ड मीन्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ ए डिजीज, मीन्स डायग्नोसिस कर रहे हैं हम। सो ये भी डिजीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, डिजीज को प्रिवेंट नहीं करता। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो द गोल्डन रूल इज ऑल स्क्रीनिंग एंड ऑल डायग्नोस्टिक टेस्ट आर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ओके, सी डॉट्स को आप देखो, डॉट्स फॉर टीवी। तो सपोज ए 26 ईयर मेल इज ऑन डॉट्स, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज अप्लाइंग ऑन हिम। तो डॉट्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो आप डॉट्स देते कब हो, जब किसी का ट्यूबरकुलोसिस ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है। सो प्राइमरी तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि प्राइमरी तक तो डिजीज होता नहीं, सिर्फ रिस्क फैक्टर ही होता है। तो डॉट्स देने का पर्पस है पेशेंट को क्योर करना। सो ये बन जाएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस नहीं, सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें मोड ऑफ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट है, क्योंकि डॉट जो है वो ट्रीटमेंट है। तो एग्जामिनर एग्जाम्पल चेंज कर सकता है। सपोज वो आपसे पूछता है MDT मीन्स मल्टी ड्रग थेरेपी, ये लेप्रोसी में दी जाती है, नेम से कहीं अंदर है मल्टी ड्रग थेरेपी। थेरेपी मीन्स आप ट्रीटमेंट देने की कोशिश करो पेशेंट को, यानी कि लेप्रोसी डायग्नोज हो चुका है। सो दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सो इसी तरह से इफ आप वेक्टर बॉर्न प्रोग्राम में देखो मलेरिया को, तो फाल्सीफॉर्म मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है ACT, आर्टिशोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो सपोज आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ए केस ऑफ मलेरिया इज गिवन आर्टिशोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो ये केस है, डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसे ACT दे रहे हो, आर्टिशोनेट बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हो। थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट कर, यानी कि ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये भी आपका होगा सेकेंडरी लेवल ट्रीटमेंट, मोड ऑफ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो इफ किसी भी हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन आए, इफ आपका पर्पस है ट्रीटमेंट, तो वो बन जाएगा सेकेंडरी लेवल एंड मोड ऑफ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट हो जाएगा। एंड इफ
कोई भी हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट किया जा रहा है तो वो होगा सेकेंडरी लेवल डायग्नोस्टिक, ओके, मोड ऑफ इंटरवेंशन डायग्नोसिस हो जाएगा, ओके। तो अब आप इसे कंपेयर करो एक दूसरे एग्जाम्पल से, कीमोप्रोफाइलैक्सिस इन प्रोग्राम मलेरियल प्रोग्राम, तो इट इज डन बाय द डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेफ्लोक्विन। सो इट इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्यों है? सी, कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? इट इज प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट ए डिजीज यूजिंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, यानी किसी डिजीज को रोकने की कोशिश करना ड्रग का यूज करके। तो ड्रग हमेशा ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं होती है, प्रिवेंशन के लिए भी यूज होती है एज ए प्रोफाइलैक्सिस, ओके। तो वहां पर वो प्रिवेंट कर रही है डिजीज को, रिस्क फैक्टर तो है लेकिन उसके बाद में वो डिजीज नहीं हुआ है, डिजीज को प्रिवेंट कर रही है। तो कीमोप्रोफाइलैक्टिक जो ड्रग है उसका जो यूज़ करते हैं जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे। सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ कोई यूरोपियन जो है वो इंडिया में आता है तो उसे कीमोप्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए, बिकॉज वो एक नॉन इंडेमिक एरिया से इंडेमिक एरिया में आ रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में मलेरिया का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द डिजीज, तो हम क्या कर रहे हैं, डिजीज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड ये होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ओके, बिकॉज ये ड्रग ओनली मलेरिया के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देगी। तो कोई भी ड्रग हो, इफ ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है तो सेकेंडरी, एंड इफ प्रिवेंशन के लिए एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज होता है तो वो हो जाएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ओके। So in the next video we will discuss the tertiary level of prevention, and I will try to clear your concept with the help of examples which have been asked in the previous all examination till now, so all MCQ examination till now. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you, okay. Thank you.